स्वागत है मुनाफे की मंडी में। मैं शरद दुबे हूं, जहां पे हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट लाते हैं, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन कॉल्स देते हैं। इसके अलावा आपके हाजिर जो है बाजार में खबरों के साथ देश भर में जितने मंडियों हैं उनके अपडेट भी हम लेकर आते हैं। तो ऑफकोर्स सबसे पहले जो है हम अपने गेस्ट के साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ जो है जुड़ रहे हैं मनोज जी। और मनोज जी जो हैं पृथ्वी फिनमार्ट से हैं। नमस्कार मनोज जी, आप अच्छा है आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार जी बिल्कुल। ऑफ कोर्स सबसे पहले जो है ऑफ कोर्स हम आपकी जो राय लेना चाहेंगे, खासकर कि यहाँ पे टॉप पिक्स को लेके, खासकर कि एनसीडीएक्स की आंकड़े की बात करें और ओवरऑल जो है आप क्या लग रहा है एटलीस्ट नॉन एग्री स्पेस में अभी क्या लग रहा है वो बताएं पहले। नमस्कार शरद जी। जहां तक नॉन एग्री पेक का सवाल है तो कल हमने जो यूएस के जो इन्फ्लेशन के नंबर्स है वो उम्मीद से ज्यादा बढ़कर आते हुए देखे, तो उसके बाद एक बार फिर यूएस के जो बॉन्ड यील्ड्स है वहां पे मजबूती देखने को मिली है, जिसके चलते कल सोने और चांदी में एक अच्छी मुनाफा वसूली ऊपरी लेवल से देखने को मिली थी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे अनसर्टेनिटी बनी हुई है ट्रेड टैरिफ को लेकर के, उसी के चलते इतने कठोर जो है इन्फ्लेशन के नंबर भी मार्केट एक बार डाइजेस्ट करता हुआ नजर आया। साथ ही यूएस फेड चेयरमैन के टेस्टिमनी में भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी ब्याज दरों में कटौती के कोई संकेत नहीं है इन्फ्लेशन की रीडिंग को देखते हुए। तो ओवरऑल अगर हम फंडामेंटली बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे एक नेगेटिव जो है रिएक्शन देखने को मिलना था, लेकिन जिस तरह से अनसर्टेनिटी बनी हुई है तो सोने में यहाँ पे निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली है। रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से अगर बात करें तो सोने में वर्तमान लेवल पे यहाँ पे जो है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर नहीं आता है। लॉन्ग की पोजीशन में एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। वहीं अगर प्रेशियस मेटल्स में कहीं रणनीति बनाना हो तो चांदी सोने के मुकाबले यहाँ पे बेहतर लगती है। 95,200 के स्तर पर चांदी मार्च वायदा में बाय कर सकते हैं। 94,350 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य यहाँ पे 96,600 के रखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल। थोड़ी सी एक अपडेट भी ले लेते हैं कि ओवरऑल जो है क्या चल रहा है आपके खास कर कि नॉन एग्री सेगमेंट में। अब सोने की बात करें तो यहाँ पे जो है तेज़ी देखने मिली है। एमसीएक्स से सोने लगभग 86,000 लेवल्स पे देखने मिल रहे हैं। ट्रेड वॉर की चिंता है तो उसमें ऑफकोर्स सपोर्ट देखने मिल रहे हैं। वही अगर क्रूड की बात करें तो 74 रुपीज़ प्रति डॉलर तक जो है लुढ़का है ब्रेंट क्रूड। और यहाँ पे याद रखिए अमेरिका में जो क्रूड स्टॉक बढ़ने की कीमतों पर असर पड़ रही है। वही मेटल्स की बात करें तो यहाँ पे ऑफकोर्स थोड़ी सी जो है वॉलेटिलिटी ज़रूर देखने मिल रही है, खासकर कि चाइना और जो टैरिफ के जो इम्पैक्ट्स आ रही है उसके ऊपर। लेकिन अब जो है हमारे साथ जो है प्रथमेश जी भी जुड़ रहे हैं। नमस्कार प्रथमेश जी। नमस्कार सर। प्रथमेश जी, आप अपने इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स बताएं, कौन से सेगमेंट्स पे जो है एक्शन देखने मिल रहा है, खासकर कि सिल्वर से शुरू करते हैं। आई थिंक क्लियरली मनोज जी ने बताया अनसर्टेन सिचुएशन है और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको प्रेशियस मेटल्स जो है वो मोमेंटम बनाते हुए दिखते हैं। हालांकि रिस्क रिवॉर्ड अभी फेवरेबल नहीं है, इस बात पे मैं भी एग्री करता हूं। और पॉसिबिलिटी है कि सिल्वर में एक बार के लिए मोमेंटम 96,500 के लिए देखने को मिल सकता है। तो जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से अगर देखें तो मार्च वायदा जो है 95,500 के करीब बाई करना चाहिए, 95,100 का स्टॉप रखना चाहिए, ऊपर में 96,500 के रखने चाहिए। प्रथमेश जी इंपॉर्टेंट कॉल्स बताएं, लेकिन अगर मैक्रो स्पेसिफिक बात करें खासकर कि नॉन एग्री सेगमेंट पे तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या जो है हमारे व्यूअर्स को देखना चाहिए। चलिए, मनोज जी ने सारे फैक्टर्स को बयान कर दिया है। मेरे पास ऐसे कुछ नया ये नहीं है फैक्टर्स जहाँ पे मैं आपको कुछ आउट ऑफ द ब्लू बता दूं। बट क्लियरली टैरिफ वॉर है, बॉन्ड यील्ड्स बढ़े हुए हैं, इन्फ्लेशन को लेकर चिंता है, ब्याज दरों में अब फिलहाल कोई कटौती नहीं करने की उम्मीद रखा है। फिर ये सारी सिचुएशंस मेरे ख्याल से एक अनसर्टेनिटी वाला माहौल क्लियर कर रहे हैं, जो कि जायज़ है और अकॉर्डिंगली प्राइस रिएक्शन आपको सारे कमोडिटीज में देखने मिल रहा है। जी बिल्कुल। प्रथमेश जी ने सही कहा कि मनोज जी ने जो है ओवरऑल पूरा ही एक आप कह सकते हैं दृश्य बता दिया है नॉन एग्री स्पेस में ग्लोबल क्या मूवमेंट्स देखने मिल रही है ना। ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी तो है कमोडिटी सेगमेंट में। लेकिन मनोज सर आपसे पूछूंगा कि इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स क्या है, आपके क्या लेवल्स लग रहे हैं, और ऑफ कोर्स खास करके नॉन एग्री स्पेस में ये इन कॉल्स पे जो है ज़्यादा नजर रहेगी। तो ज़रा बताएं मनोज सर यहाँ पे क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए। के अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे मेटल स्पेस में तो हमने वहां पे निचले स्तरों पर एक रिकवरी बनते हुए देखी है। दो तीन कारण है। एक तो यहाँ पे जो चाइना पे टैरिफ की संभावनाएं थी तो उम्मीद के मुताबिक कम टैरिफ यहाँ पे लगते हुए नजर आए हैं। दूसरा यहाँ पे न्यूज रिपोर्ट्स भी है कि चाइना जो अपने यहाँ पे रियल एस्टेट की जो कंपनीज है उनको बेल आउट करने का
प्लान कर रही है, तो उसके चलते हमने एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे ओवरऑल मेटल स्पेस में देखी है। दूसरा यहाँ पे कॉपर और जिंक की अगर हम इन्वेंट्री की बात करें, एल्यूमिनियम की इन्वेंट्री की बात करें, तो एलएमई वेयरहाउस के जो स्टॉक्स है वो लगातार वहां पे कम पड़ते हुए नजर आए हैं, तो वो भी कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं। कॉपर में एलएमई 9500 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, भारतीय बाजारों में भी 870 एक रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा कम फेवरेबल नजर आता है। लेकिन एल्यूमिनियम में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है, तो मेटल में अगर कहीं रणनीति बनानी है तो थोड़े अगर डिप मिलते हैं 256 के आसपास, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम में जो है बाय किया जा सकता है 254 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य यहाँ पे 260 तक के रहेंगे। जी बिल्कुल। और प्रथमेश जी, यहाँ पे आपको जो है कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने मिल रहे हैं, खास करके आपको मेटल्स के बारे में बताएं तो? 870 मुझे भी रेजिस्टेंस के जोन पर दिख रहा है, और पॉसिबिलिटी ये है कि कॉपर में एक बार करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। फेब्रुवरी वायदा 868 के करीब बेचे, 872 का स्टॉप लगाए और नीचे में टारगेट 858 के लिए रखे। सो ओवरऑल बेस मेटल पैक में कॉपर मेरे ख्याल से फेवरेबल दिखता है, नीचे आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है। और मनोज जी, अगर हम फोकस मूव करते हैं एग्री स्पेस में आते हैं, तो यहाँ पे जो है आपकी क्या राय बनती है? खास करके अगर एग्री स्पेस की हम बात करें तो कोकोड के आंकड़े की बात करें तो उनके कोकोड एंड टर्मरिक, इन दोनों सेगमेंट्स पे आपकी क्या कॉल्स रहेंगी? कॉटन सीड ऑयल केक में एक अच्छा हमने जो इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन में निचले स्तरों से रिकवरी देखी थी आइस कॉटन वायदा में, तो उसके चलते भारतीय बाजारों में भी कपास और कॉटन सीड ऑयल केक की कीमतों में एक रिकवरी कल के सत्र में देखने को मिली थी। एनसीडीईएक्स कॉटन सीड ऑयल केक का जो मार्च का वायदा और 2700 के स्तर के ऊपर फिर एक बार कल क्लोज करता हुआ नजर आया था, तो हमारा मानना है कि यहाँ पे एनसीडीईएक्स कॉटन सीड ऑयल केक के मार्च वायदा में 2700 के स्तर के आसपास जो है बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है कि स्टॉप लॉस जो रखना है 2678 का रखना है। लक्ष्य यहाँ पे इंट्राडे में 2745 से 2755 तक के देखने को मिल सकते हैं। वहीं टर्मरिक का अगर बात करें तो यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पे लगातार रेजिस्टेंस बने हुए हैं। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन जो है 13,640 का टर्मरिक में बना था, उसके बाद से यहाँ पे लगातार प्रेशर है। जब हमने रिकमेंडेशन बताई थी तो उस समय लगभग 13,250 के आसपास कारोबार हो रहा था। अभी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। अगर उछाल आता है तो यहाँ फिर एक बार 13,300 13,400 के रेंजेस में जो है सेलिंग की रणनीति बनाई जा सकती है अप्रैल का वायदा। और लक्ष्य यहाँ पे 13,000 और नीचे में 12,850 ये देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 13,650 का रखना चाहिए। जी बिल्कुल, इम्पॉर्टेंट लेवल्स जो है मनोज जी बताते हुए, लेकिन अब जो है हम चलते हैं खाद्य तेल की ओर। खाद्य तेल मार्केट का आउटलुक पे जो है इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो है। जनवरी में घरेलू पाम तेल इंपोर्ट 45% घट के 14 साल के निचले स्तर पर पहुंचा। सोया तेल का इंपोर्ट लगभग 5.6% बढ़ा है, 7 मंथ के ऊंची स्तर पे है। और बात करें तो जनवरी में जो है सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट में भी करीब 9% की बढ़ोतरी देखने मिली है। वेज ऑयल इंपोर्ट में करीब 15% की गिरावट 11 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा। और फरवरी में पाम तेल के जो इंपोर्ट की मामूली सुधार जो है संभव है। फरवरी में जो सोयाबीन ऑयल की मांग घटने की संभावना है, उसमें जो है भारत इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड से पाम तेल इंपोर्ट करता है। भारत में अगर बात करें तो अर्जेंटीना, ब्राज़ील, रूस और यूक्रेन से सोया और सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्ट भी होता है। तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स खाद्य तेल में देखने मिल रहे हैं। चलते हैं राइस के सेगमेंट में। यहाँ पे टूटे चावल एक्सपोर्ट पर जो है विवाद आया है। 100% टूटे चावल पर लगी रोक हटाने की मांग की गई है और कई व्यापारी संगठनों ने बैन हटाने की मांग की है। किसानों और मिलर्स को होगा फायदा। ये चावल की जो ग्लोबल मांग है, इस स्थिति में जो है पाकिस्तान और वियतनाम ने भी जो है कीमतें घटाए हैं। इसके कारण कंपटीशन बढ़ गया है भारतीय व्यापारी संगठनों के लिए। लेकिन इसकी पूरी जो डिटेल्स है, क्या माजरा है ये टूटे हुए चावल के एक्सपोर्ट्स लेके, इसकी सारी जो है डिटेल्स और जो सवाल है हम पूछना चाहते हैं भारत के राइस एक्सपोर्ट फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट देव गर्ग जी के साथ। देव जी नमस्कार, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज़रा बताएंगे ये राइस एक्सपोर्ट्स, खास करके जो ब्रोकन राइस एक्सपोर्ट्स है, यहाँ पे क्या चल रही है और इसका क्या रीज़न हो सकता है? 100% ब्रोकन राइस एक बाय प्रोडक्ट है। 100% ब्रोकन राइस उगाया नहीं जाता, पर जब भी हम राइस को, जो पैडी से राइस को कन्वर्ट करते हैं, तो उसके अंदर 20 से 25% ब्रोकन जनरेट होता है। ये ब्रोकन पोल्ट्री फीड, एथेनॉल इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट के अंदर ज्यादातर इस्तेमाल होता है। भारत सरकार ने 9 सितंबर 2022 को 100% ब्रोकन राइस का एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी थी। इससे पहले लगभग 6 से 9 मिलियन टन का 100% ब्रोकन राइस का एक्सपोर्ट होता था, पर सितंबर 2022 के बाद
इस पे पाबंदी लगाई गई, क्योंकि सरकार ने ये पाया कि ये जो 100% ब्रोकन राइस है, ये ज्यादातर एथेनॉल इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। और जो भारत सरकार का ऑब्जेक्टिव है कि हमारे दैट वी हैव टू अचीव 20% ब्लेंडिंग इन नॉर्मल ऑयल फॉर बायोफ्यूल, तो उसको अचीव करने के लिए और कॉस्ट ऑफ एथेनॉल को रिड्यूस करने के लिए सरकार ने 100% ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी। उसके बाद पाबंदी लगाने के बाद कई ऐसे देश है जैसे सेनेगल, गैम्बिया, इंडोनेशिया, जो हमारे 100% ब्रोकन राइस के ऊपर डिपेंडेंट है। उन सरकारों ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट करी कि हमें अपनी डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी के लिए आप 100% ब्रोकन राइस इंडिया से इंपोर्ट करने दीजिए। तो भारत सरकार ने 2022 से लेकर 2024 तक 1.1 मिलियन टन के स्पेशल कोटा दिए, जिसके अंदर 100% ब्रोकन राइस का एक्सपोर्ट हुआ। पर आज की हम जब स्थिति की बात करते हैं, तब डोमेस्टिक मार्केट के अंदर हम ये देख रहे हैं कि भारत के अंदर राइस का बहुत सरप्लस स्टॉक है। नंबर्स की बात करें तो पिछले साल का जो कैरी फॉरवर्ड है वो लगभग 224 लाख टन है, और इस साल 271 लाख टन का सरप्लस स्टॉक एंटिसिपेटेड है। तो हम अगर टोटल नंबर्स की बात करें तो 31 मार्च 2025 तक भारत सरकार ये एस्टिमेट कर रही है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास लगभग 500 लाख टन, दैट इज 50 मिलियन टन का सरप्लस स्टॉक होगा। अब हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से ये सरप्लस स्टॉक, जो 500 लाख टन का सरप्लस स्टॉक हमारे देश के अंदर इकट्ठा हो गया है, इसको कैसे बेचा जाए। अब इसको बेचने के लिए हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट के अंदर एक क्वालिटी होती है 5% ब्रोकन व्हाइट राइस, जिसका काफी भारी मात्रा के अंदर भारत से एक्सपोर्ट होता है। 5% ब्रोकन व्हाइट राइस को एक्सपोर्ट करने के लिए उसकी 25% ब्रोकन व्हाइट राइस को प्रोसेस करा जाता है, और उसमें से 20% ब्रोकन हटाई जाती है। ये जो 20% ब्रोकन हटाई जाती है, फिर उसके बाद ये डोमेस्टिक मार्केट में बिकती है, और उसी तरीके से एक राइस प्रोसेसर और राइस मिलर अपनी वाइबिलिटी बनाता है। पर आज की हम जहां स्थिति की बात कर रहे हैं, जब 100% ब्रोकन राइस का एक्सपोर्ट बैन है, उस स्थिति के अंदर कोई भी एक्सपोर्टर या मिलर के पास ये 100% ब्रोकन व्हाइट राइस को बेचने की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है। आज के दिन कांडला पोर्ट और काकीनाडा पोर्ट, जहां से ज्यादातर राइस का एक्सपोर्ट होता है, लगभग 3 से 4 लाख टन का 100% ब्रोकन राइस का स्टॉक है वहां पे वेयर हाउसेस के अंदर, और एक्सपोर्टर्स उसको नहीं बेच पा रहे हैं। इसकी वजह से हम जो एक एक्सपोर्टर की वाइबिलिटी होती है, जो उसका कॉस्ट ऑफ इनपुट होता है, वो काफी इंक्रीज हो रहा है। उसके कैश फ्लो के ऊपर भी इसका काफी नेगेटिव असर आ रहा है, जिसकी वजह से उसका जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो गया है। हम अगर अपने कॉम्पिटिटर देशों की बात करें तो आज बर्मा, म्यांमार की ब्रोकन दुनिया में सबसे सस्ती है। $320 एफओबी के अंदर म्यांमार की ब्रोकन अवेलेबल है। और अगर हम इंडियन ब्रोकन की कॉस्टिंग निकालें तो उसकी कॉस्ट लगभग $380 पर मेट्रिक टन की आती है, अगर एक्सपोर्ट अलाउ हो जाए तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि सबसे पहले तो 100% ब्रोकन राइस का एक्सपोर्ट खुले। ये एक्सपोर्ट खुलने से हमारे को ये फायदा होगा कि दैट वी विल बी एबल टू एक्सपोर्ट मोर। हम भारत से जो नॉर्मल हमारा ये सरप्लस स्टॉक इकट्ठा हो गया है, उसको डिस्पोज ऑफ करने में भी मदद मिलेगी। एक्सपोर्टर्स के पास जो पोर्ट्स के ऊपर मटेरियल इकट्ठा हो गया है, उनकी कॉस्ट ऑफ इनपुट कम होगी, उनकी कैरिंग कॉस्ट कम होगी, जो उस माल की देख रेख में उसको स्टोरेज करने में जो हमारा खर्चा आता है, वो खर्चा भी हमारा कम होगा। तो इसके अंदर एक विन विन सिचुएशन है कि आज के दिन बहुत बड़ी जरूरत है कि सरकार 100% ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट को खोले, जिससे ना केवल जो ये सरप्लस स्टॉक है वो जी बिल्कुल डिस्पोज ऑफ हो पाएगा। सही बोल रहे सर आप। इम्पॉर्टेंटली जो आपने कहा कि क्या इम्पोर्टेंट सरकार की तरफ से जो है रिएक्शंस होनी चाहिए, इस बात पे धन्यवाद देव जी, आप हमारे साथ जुड़े ET Now स्वदेश में। लेकिन अब जो है सवाल करते हैं रुख आपके नॉन एग्री स्पेस में, माफ़ करिएगा एग्री स्पेस में, खासकर कि जीरा के सेगमेंट में। जीरा की बात करें तो यहाँ पे एक रिकवरी देखने मिली है, उत्पादन जो पिछले साल के समान जो है रहने की उम्मीद है, यानी कि स्टेबिलिटी देखने मिल सकती है। तो मनोज जी, जीरा के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे, ज़रा बताएं। जीरे में भी हमने पिछले 2-3 सेशन में निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी बनते हुए देखी है। कारण वही है कि यहाँ पे जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वहां पर टेम्परेचर एकदम से अनएक्सपेक्टेडली जो है राइज होते हुए देखा है, तो उसके चलते यहाँ पे क्रॉप के जो यील्ड है वो प्रभावित हो सकते हैं। उसी संभावनाओं में हमने कीमतों को बढ़ते हुए देखा है।
हमारा मानना है कि जो मार्च जिया का जो कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे 20,400 काफी अच्छे सपोर्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर यहाँ पे कीमतें 20,950 के स्तर के ऊपर निकलती है तो फिर 21,500 तक के स्तर भी जो है शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेश बाइंग यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर ही करना चाहिए। 20,950 के ऊपर अगर कीमतें टिके तो वहां बाय करें और 21,500 तक के जो लक्ष्य वो शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। और छोटी आप कह सकते हैं छोटी मंडियों में जो है धनिया में जो है बिकवाली हावी देखने मिल रही है। कैरी ओवर स्टॉक का भी थोड़ा इम्पैक्ट आया और इस सीज़न जो है कमज़ोर उत्पादन का जो है असर देखने मिल रहा है। मनोज जी, ज़रा इम्पोर्टेंट क्या लेवल्स हो सकते हैं आपके धनिया में, या प्रेशर ऑलरेडी मेंटेन रहने वाला है इनके प्राइजेज़ में? उत्पादन में इस साल कोई ऐसी विशेष कमी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि जो अर्ली सोइंग थी वहां पे यील्ड बेहतर जो है देखने को मिल रही है। तो हमारा मानना है कि अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी उत्पादन के आंकड़ों को लेकर के। यहाँ पे फरवरी एंड मार्च फर्स्ट वीक तक काफी कुछ क्लियरिटी होते हुए नजर आएगी, लेकिन जैसे जैसे अराइवल का प्रेशर बढ़ेगा तो थोड़ा सा 100-200 रुपए का और गिरावट यहाँ देखने को मिल सकता है। तो अभी वर्तमान लेवल पे बाइंग ना करें। अगर कीमतें और थोड़ी यहाँ गिरावट दिखाती है तो 8,000 से 7,850 का जो दायरा है अप्रैल वायदा का, वो बाइंग के लिहाज से बेहतर लेवल होंगे। तो वर्तमान में यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड जो है वो देखने को मिल सकता है और गिरावट पे बाइंग करने की सलाह रहेगी। फिलहाल यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट से जो है दूरी बना के रखें। और मनोज सर, बात करते हैं टर्मरिक की, हल्दी की। यहाँ पे बिकवाली देखने मिल रही है। 13,100 के नीचे हल्दी के वायदे बाजार में जो है ट्रेड हो रही है। उत्पादन के आंकड़े पर आगे की बात करें तो यह उसको चाल निर्भर रहने वाली है। तो इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या देखना चाहिए अगर आप हल्दी की बात करें तो? हल्दी में अब यहाँ पे 13,440 एक रेजिस्टेंस के रूप में देखना चाहिए। अप्रैल वायदा की मैं बात कर रहा हूँ। 12,950 एक इमीडिएट सपोर्ट है। अगर 12,950 के स्तर के नीचे कीमतें निकलती है तो फिर यहाँ पे 12,600 जो है वो अगला लेवल हो सकता है। तो अभी बाइंग तो यहाँ भी अवॉइड ही करके चलना चाहिए जब तक कीमतें 13,440 के नीचे बनी हुई है। 12,950 पे नजर रखें। अगर उसके नीचे का ब्रेकडाउन होता है तो 12,600 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं। जी बिल्कुल है। इम्पोर्टेंट अपडेट जो है एग्री स्पेस में कहते हुए मनोज जी, धन्यवाद। मनोज जी, आप हमारे साथ जुड़े हमारे शो पे 18 आवर स्वदेश पे, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए।